Bismillahirrahmanirrahim. On the behalf of Comsats Virtual Campus, I welcome all of you. This is our fourth lecture of Fluid Mechanics series, और मैं आपका इंस्ट्रक्टर डॉक्टर फाद मुनीर अब्बासी. Before the formal start of today's lecture, as usual, I'd like to give you a brief layout of this lecture. आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इस चीज़ को डिस्कस कर लें इनिशियली. शुरू में I'll give you a brief recap of whatever we did in the previous lecture, जो कि हमारा तीसरा लेक्चर था. Then we'll go through some concepts of velocity of the fluid at a point. गो के वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को हमने डिटेल से देखा भी है पहले, थोड़ा सा उसको डिस्कस भी किया है, लेकिन आज के लेक्चर में पर्टिकुलरली ज़रा डिटेल एनालिसिस करेंगे ऑफ द वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूइड एट अ पॉइंट, एंड विल सी कि कैसे लोकल एंड पार्टिकल रेट ऑफ चेंज इन्वॉल्व होते हैं इनटू द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, एंड विल कैलकुलेट इट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हेन अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम अ पॉइंट टू अनदर, and we'll see कि कैसे position vector of a particular point get involved into the velocity component, and ये तमाम चीज़ें आज डिटेल में हम analyze करेंगे and study भी करेंगे. Next is the viscosity of a fluid. Very important concept. Fluid mechanics के basic concepts के अंदर सबसे important अगर मेरे नज़दीक कोई चीज़ है तो वो viscosity of the fluid है. अभी तक जो 2-3 लेक्चर्स के अंदर बुनियादी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, वो तमाम चीज़ें यहाँ तक लाने के लिए आपको थी कि अब हम फ्लूइड मैकेनिक्स के जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डील कर सकें, उनको स्टडी कर सकें और उनको एनालाइज कर सकें. ख़ासकर बिगिनर्स के लिए, जैसे कि जो फ्लूइड मैकेनिक्स में नए हैं, फॉर एग्जांपल यू पीपल, उनके लिए ये कॉन्सेप्ट और इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो आई सजेस्ट कि आप लोग बड़ा डिटेल से इस चीज़ को सुनें और एनालाइज करें और स्टडी करें, एंड आफ्टर द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू शुड से कंपाइल इट इन योर ओन वर्ड्स, बिकॉज ये विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट है, ये इतना एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि फ्लूइड मैकेनिक्स की स्टडी, एंड फिर इसके अंदर पर्टिकुलरली वो लोग जो रिसर्च करना चाहते हैं, तो रिसर्च लार्जली बेस करती है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, और फ्लूइड की क्लासिफिकेशन हम करते हैं यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ विस्कोसिटी. जैसे कि शुरू में जब एक दो एग्जांपल्स हमने डिस्कस की कि वाटर भी एक फ्लूइड है और एयर भी एक फ्लूइड है, तो आई टोल्ड यू एट दैट टाइम कि वाटर और एयर गो के दोनों फ्लूइड हैं, लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. तो कैसे अलग हैं, तो इस तरह हम डिफ्रेंशिएट करते हैं यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ विस्कोसिटी. सो दिस कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड फिर विल सी कि कैसे वी यूज टू measure the viscosity, and we derive a relation between the deformation rate and the applied shear stress. So all in all, this concept of viscosity is very important, which we will discuss in today's lecture. So I just suggest you कि थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान से आज के लेक्चर के ऊपर कंसंट्रेट करें, because this concept is going to become very important in the upcoming lectures. और ये उन तमाम लेक्चर्स के, उन तमाम कॉन्सेप्ट के बैकग्राउंड के ऊपर ये कॉन्सेप्ट ऑफ विस्कोसिटी ज़रूर चल रहा होगा. देन विल गो थ्रू द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड्स, मेकिंग यूज़ ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ विस्कोसिटी, कि कैसे दो बेसिक क्लासिफिकेशंस, बहुत ही इनिशियल लेवल की क्लासिफिकेशन फ्लूइड की जाती हैं इनटू रियल एंड आइडियल फ्लूइड्स. रियल फ्लूइड्स क्या हैं, आइडियल फ्लूइड्स क्या चीज़ हैं, और इन दोनों में फ़र्क क्या है. कौन कौन से फ्लूइड्स हैं वो रियल फ्लूइड्स की कैटेगरी में फॉल करते हैं, और कौन कौन से फ्लूइड्स हैं वो आइडियल फ्लूइड्स की डोमेन के अंदर फॉल करते हैं. ये चीज़ें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, और एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर आई विल ब्रीफली समराइज दीज कॉन्सेप्ट्स, एंड विल जस्ट गो थ्रू ऑल ऑफ दिस very quickly in order to summarize whatever we will study today. So in the previous lecture we examined some basic concepts like pressure, temperature and density. पिछला लेक्चर जो कि हमारा तीसरा लेक्चर था इस सीरीज़ का, उसके अंदर हमने इन तीन कॉन्सेप्ट्स को और इन तीन क्वांटिटीज़ को थोड़ा डिटेल्ड एनालिसिस इनका किया था. गो के उससे पहले हम प्रेशर और टेम्परेचर और डेंसिटी की टर्मिनोलॉजी और उनकी ब्रीफ डेफिनेशन से फेमिलियर ज़रूर हैं, लेकिन प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने थोड़ा सा डिटेल और पर्टिकुलरली फ्लूइड मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट के एतबार से हमने इन चीज़ों को ज़रा स्टडी किया था.
Pressure, obviously, we saw that how it is the force per unit area and how it is calculated, और हमने ये भी देखा कि कैसे प्रेशर को वेरी कराने से फ्लूइड को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कराया जा सकता है, पर्टिकुलरली विद इन क्लोज्ड चैनल्स और पाइप्स. जैसा कि लास्ट टाइम मैंने आपको एक वाटर पंप की एग्जांपल दी जो कि रूटीन में घरों में यूज़ होता है. वो प्रेशर अप्लाई करके फ्लूइड को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव किया जा सकता है. ऑन द अदर हैंड टेम्परेचर इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी. ना सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स के लिहाज से टेम्परेचर इम्पॉर्टेंट है, पर टेम्परेचर की सिग्निफिकेंस इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि टेम्परेचर किसी भी फ्लूइड का बहुत वाइटल रोल प्ले करता है उसकी मैकेनिक्स के ऊपर भी. मोमेंटम के अंदर इसका अमल दखल बहुत ज़्यादा है, प्लस मास ट्रांसफ़र के अंदर इसका अमल बहुत ज़्यादा है. सो ये तमाम चीज़ें बेस करती हैं on the concept of temperature, which we examined in a rather detailed manner in the previous lecture. Also the concept of density, जो कि फिर हमने देखा कि कैसे रोल प्ले करती है in categorization of different flows, जो कि हमारा इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक था कि फ्लो क्या चीज़ है. फ्लो को हमने डिफाइन किया था in a rather simple words and also in a detailed fashion as well. What was a flow? You people should recall and you people should be knowing at this point of time कि flow क्या चीज़ है. Whenever a deformation phenomena is continuous and infinite, so it is termed as flow. And then what are different types of flows? कितने किस्म के flows होते हैं, उनको कैसे characterize किया जाता है और क्या difference है एक तरह के flow का दूसरी तरह के flow से. Different types of flows जो हमने study की, उनके अंदर यूनिफॉर्म फ्लोज थे एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लोज थे. तमाम वो फ्लोज जिनमें फ्लो पैरामीटर्स, फ्लो क्वांटिटीज़ कांस्टेंट रहती हैं, यूनिफॉर्म फ्लोज कहलाते हैं. जबकि अगर वो कांस्टेंट ना रहें और वेरी करें तो वो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो की कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं. आफ्टरवर्ड्स वी वेंट थ्रू द स्टडी एंड अनस्टडी फ्लोज, और वो किस्म के फ्लोज जिसके अंदर फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ प्लस the flow parameters, flow quantities like velocity and pressure, ये तमाम चीज़ें टाइम से इंडिपेंडेंट हों, टाइम पे डिपेंड ना कर रही हों और ना टाइम के लिहाज से वेरी कर रही हों, तो ऐसे फ्लोज को स्टेडी फ्लो कहा जाता है. जबकि अगर वो टाइम पे डिपेंडेंट हों तो अनस्टेडी फ्लो कहलाते हैं. देन वी वेंट थ्रू द रोटेशनल एंड इनरोटेशनल फ्लोज कि ये क्या चीज़ होते हैं, रोटेशनल फ्लोज कैसे होते हैं. तो रोटेशनल फ्लो की कैटेगरी के अंदर हमने मैच स्टिक की एक एग्जांपल डिस्कस की थी, विच वाज एन इंटरेस्टिंग कि अगर आप अपनी आंखों से देखना चाहते हैं कि किस किस्म के फ्लोज को हम रोटेशनल फ्लो कहते हैं और रोटेशनल फ्लो किस तरीके से पार्टिकल्स, फ्लूइड पार्टिकल्स को रोटेट कराते हैं अबाउट देयर ओन एक्सेस, और कैसे फ्लूइड के पार्टिकल्स ट्रांसलेट करने के साथ साथ रोटेट भी करते हैं इन रोटेशनल फ्लो. ऑन द अदर हैंड इन इररोटेशनल फ्लोज and the fluid particles don't rotate about their own axis, they just move from one place to another, जिसको आम अल्फाज में ट्रांसलेट भी कहा जाता है कि ट्रांसलेशन है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इंस्टेड ऑफ रोटेशन. और उसके लिए हमने एक मैच स्टिक की एग्जांपल ली थी कि अगर उसको आप थ्रो करेंगे किसी फ्लो के अंदर और वो रोटेट ना करे, ओरिएंटेशन अपनी चेंज ना करे, तो उस को देख के आप ये बता सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर फ्लो है ये इररोटेशनल फ्लो है. Afterwards, we went through the compressible and incompressible flows as well. Compressible flows, generally speaking, जो compress किए जा सकें, जिसमें fluid flow करने वाला fluid compress किया जा सके, यानी उसका volume reduce या increase हो सके. So ऐसे तमाम flows जिनके अंदर volume जो है वो constant ना रहे of the fluid, compressible flows कहलाते हैं. And on the other hand, incompressible flows जहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट रह जाए. एंड देन वी सॉ दैट कि कैसे लार्जली हम गैसेस को कंप्रेसिबल गैसेस के फ्लोज को कंप्रेसिबल फ्लोज में कैटेगराइज करते हैं और लिक्विड्स के फ्लोज को इनकम्प्रेसिबल फ्लोज के अंदर कैटेगराइज किया जाता है. उसके बाद वी वेंट थ्रू सम डेफिनेशंस ऑफ द फ्लो लाइंस, जिसके अंदर टाइम लाइंस थी, स्ट्रीम लाइंस थी, पाथ लाइंस थी, स्ट्रीक लाइंस थी. इनकी मुख्तलिफ डेफिनेशंस हमने स्टडी की. फिर स्ट्रीम ट्यूब को स्टडी किया और देन वी सॉ दैट कि कैसे अगर स्टेडी फ्लो हो तो ये तमाम लाइंस कोइंसाइड कर जाती हैं और एक ही किस्म की लाइन जो हमें मिलती हैं हम उसी को पाथ लाइन और स्ट्रीम लाइन और स्ट्रीक लाइन कहा करते हैं. आखिर में
we discussed the concept of a field. Field क्या चीज़ है? अमूमन आमतौर पे जब भी स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है तो they are not very familiar with the concept of field. जहाँ की velocity का लफ्ज़ आए they are okay with it कि हाँ जी ठीक है ये टर्म हमने सुनी है velocity, लेकिन velocity field क्या चीज़ है उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमने बात की थी कि ये जो लफ्ज़ हम field ऐड कर दिया करते हैं क्वांटिटी के बाद, इसका क्या मानी और मतलब है, और किस तरह के फील्ड एक कॉन्टिनम कॉन्सेप्ट है कि हर पॉइंट के ऊपर कॉन्टीन्यूसली डिफाइन की जाती है. हमने देखा कि अगर सादा अल्फाज में इसको डिस्कस किया जाए तो फील्ड इज़ एन एजेंट विच असाइंस अ पर्टिकुलर वैल्यू टू एवरी पॉइंट्स अंडर इट्स इन्फ्लुएंस और इन इट्स विसिनिटी. हमने मुख्तलिफ किस्म की वेक्टर फील्ड्स एंड स्केलर फील्ड्स को देखा और डिस्कस किया था लास्ट टाइम, और इसी तरह हमने कैटेगराइज किया था कि वेलोसिटी फील्ड एक वेक्टर फील्ड है, जबकि इस तरह टेम्परेचर फील्ड स्केलर फील्ड, एंड वी डिस्कस्ड डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ दैट. देन वी डिस्कस्ड द स्ट्रेस फील्ड इटसेल्फ, जो कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स. स्ट्रेस खुद क्या चीज़ है और फिर स्ट्रेस फील्ड के कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमने इनको एनालाइज किया था, एंड वी स्टडीड एंड वी सॉ दैट स्ट्रेस इज़ अ टेंसर एंड इसके 9 कंपोनेंट्स होते हैं. नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेसेस क्या चीज़ हैं, टेंजेंशियल स्ट्रेसेस क्या चीज़ हैं, और ये किस तरह इसको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन की जाती है. तो ये तमाम चीज़ें थी जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टडी की इन डिटेल, एंड आई होप कि इस पॉइंट के ऊपर आप उस लेक्चर को रिवाइज भी कर चुके होंगे, उसको अंडरस्टैंड भी कर चुके होंगे, बिकॉज इट इज़ लाइक अ चेन. ये तमाम जो कोर्स मूव कर रहा है इट्स लाइक अ चेन, तो हर आने वाला लेक्चर पिछले लेक्चर्स के ऊपर डिपेंड करता है. सो इट्स नेसेसरी कि आप हर लेक्चर से पहले पिछले तमाम कॉन्सेप्ट्स के साथ अच्छे से फेमिलियर हों, एंड ऑब्वियसली इट डिपेंड्स अपॉन यू. जितना आप मेहनत करेंगे उतनी ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स की. खैर, इन द टुडेज लेक्चर विल डिस्कस द वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूइड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट. उसके लिए एक छोटी सी एग्जांपल को लेके चलते हैं. टेक अ लुक एट दिस फिगर, जिसको फिगर 1 कहा गया. अ पॉइंट पी एक्स वाई जी, जो कि एक 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स के अंदर लाई करता है. इसके 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स वाई एंड जी कोऑर्डिनेट्स, जो कि इस फिगर के अंदर आपको नज़र आ रहे होंगे. हमने रिप्रेजेंट किया है 3 परपेंडिकुलर एक्सिस के को लेके इस पॉइंट को डिफाइन किया. कोई भी पार्टिकल अगर इनिशियली एट टाइम टी के ऊपर इस पॉइंट पे है एक्स वाई जी, एंड आफ्टर सम टाइम से कुछ थोड़े टाइम के बाद, उस टाइम को आप डेल्टा टी कह लें, तो ये पॉइंट प्रोपगेट कर जाता है इनटू अ न्यू लोकेशन, एक नई लोकेशन को अप्रोच कर जाता है. उसको आप चाहे पी कह लें चाहे पी प्राइम कह लें. तो उसके नए के कोऑर्डिनेट्स कुछ प्रीवियस पॉइंट के कोऑर्डिनेट से थोड़े से फ़र्क होंगे. सो ये थोड़े से फ़र्क को जाहिर करने के लिए हमने उस नए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स in the x direction, y plus delta y in the y direction, and z plus delta z in the z direction, ये कैलकुलेट कर लिया है. अगर पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर r था तो इस नए पॉइंट जो कि पार्टिकल ने अचीव किया आफ्टर सम टाइम, इसके पोजीशन वेक्टर को r प्लस डेल्टा r कह सकते हैं. यहाँ पे एक और भी चीज़ डिस्कस करता चलूँ अपार्ट फ्रॉम जो कि हम आज करने जाएंगे, इससे हट के भी, कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स आपने ज़रूर पढ़े होंगे. जिन्होंने फिज़िक्स पढ़ी है उन्होंने फिज़िक्स के कॉन्टेक्स्ट में, और जिन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ा है वेक्टर एनालिसिस और वेक्टर कैलकुलस के लिहाज से रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स ज़रूर स्टडी किए होंगे. सो पोजीशन वेक्टर्स के लिहाज से भी आप पॉइंट की मूवमेंट और पॉइंट का डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं. इट विल बी अ गुड असाइनमेंट फॉर यू अगर आप करना चाहें. ऑब्वियसली काफ़ी सारी चीज़ें उससे भी सीख सकेंगे. So keep this figure in mind, and we'll analyze the change of the position of the particle making use of this diagram which I have shown you in figure 1. Now consider that at any time t a fluid particle is at a point P. When OP is equal to r, that is the position vector of the particle, and after an interval of time delta t, the particle reaches a point P prime such that the new position vector is r plus delta r, where delta r is the change in the position vector of the particle.
and the time it has taken to move from P to delta P is delta T. So at time T plus delta T, the new position vector is R plus delta R. Then in interval delta T, particle is displaced through a distance delta R. Therefore, the average velocity is given as delta R over delta T. That is the equation 1 of this slide. So अगर हम distance को लेके चलें और time को लेके चलें तो हम velocity measure कर सकते हैं, which is the ratio of distance and time, जो कि average velocity equation 1 के अंदर given है. अगर दोनों साइड से लिमिट ली जाए और delta T approaches to 0, then we finally get equation 3, that is the velocity of the particle is dr by dt. This is the mathematical concept of it. जो physical concept है वो obviously ले सकते हैं, और the distance is velocity into time, and you can say it in a very simple manner as well. लेकिन in order to maintain the continuity we have taken the limit delta t approaches to 0 के छोटे से छोटा interval लें तो तब आप इसको approach भी करा सकते हैं. Well, this expression gives the velocity of the particle at point P. Clearly, in general, V depends on R as well as T. देखें, इस अगर इक्वेशन को देखें, इक्वेशन 1 को चाहे देख लें या 2 को या 3 को, या ये जो इस स्लाइड के अंदर इक्वेशन 4 मौजूद है इसको देख लें, और इन इक्वेशन से हट के अगर फिगर को भी ध्यान में रखें तो जो पोजीशन वेक्टर है और जो उस पार्टिकल की पर्टिकुलर पोजीशन है वो डिपेंड कर रही है एक तो एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट्स के ऊपर और दूसरा टाइम के ऊपर. सो अगर क्लोजली इसको एग्जामिन करें तो आप इसको क्लियरली देख सकते हैं कि किसी भी पार्टिकल की पोजीशन इन 3 डायमेंशनल स्पेस डिपेंड्स अपॉन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एंड द टाइम इटसेल्फ. थोड़ी देर के बाद जब टाइम चेंज हुआ तो पार्टिकल वाज मूविंग, सो आफ्टर डेल्टा टी वी हैड न्यू कोऑर्डिनेट्स which were x plus delta x, y plus delta y, and z plus delta z, and new time, and that was t plus delta t. So it is quite obvious that velocity in turn, because position depends upon these coordinates, and then obviously the change in position, that is the velocity with respect to time, and depends upon these 3 coordinates and time as well. So we can say that velocity is a function of r, which is the position vector, and t, which is time. So if the point P has coordinates x, y, z with respect to a fixed frame of axis, that is the frame of reference, then we can write that v is a function of x, y, z and t. चूंकि point P के coordinates x, y, z थे, so हम उसके position vector को simply x, y, z के तौर पर represent कर सकते हैं, and hence we get the equation 5. Now this is another important thing here which I like to discuss with you, that is the frame of reference. This is very important. A frame of reference अगर बिल्कुल commonly common अल्फाज के अंदर इसको explain किया जाए तो चीज़ों को देखने का जो अंदाज़ है या जहाँ से आप चीज़ों को observe कर रहे हैं वो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की कहा जाएगा. अमूमन हम इसके अंदर इवन फ्लूइड मैकेनिक्स के कोर्स के अंदर भी इसको डिफाइन करेंगे, बार बार के फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिफाइन करेंगे कि एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट्स, और जहाँ पे हम प्लेन के अंदर पार्टिकल को या पॉइंट को रिप्रेजेंट करें तो वहाँ पे सिर्फ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स, एक्स और वाई एक्सिस को लेके पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मेंशन करते हैं. अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल इसकी पूछी जाए और समन आस्क्स कि जनाब फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो ये बड़ी चीज़ है, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, फिजिकल कॉन्सेप्ट है, तो प्रैक्टिकली कहाँ पे है? प्रैक्टिकली जहाँ पे आप बैठे और जहाँ से आप चीज़ों को देख रहे हैं वो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है. जहाँ से मैं बैठा हूँ और मैं चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ ये मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है. देयर इज़ ऑलवेज एन ओरिजिन, और जिसके रिस्पेक्ट से हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं, जैसा कि इस फिगर 1 के अंदर भी आपने देखा कि ओरिजिन के लिहाज से हम डिस्टेंस इन द एक्स डायरेक्शन मेजर करते हैं, इन द वाई डायरेक्शन एंड इन द जी डायरेक्शन एज वेल. सो जब आप कॉमनली बैठे हैं कहीं कैजुअली बैठे हैं तो वो जो ओरिजिन है वो आपकी आंखों की पोजीशन है, जहाँ पे आप बैठे, जिस जगह के ऊपर आप बैठे और जिस जगह पे आपका सर है वहाँ से हम यूजुअली डिस्टेंस मेजर करना शुरू करते हैं. मैं
यहाँ बैठ के ये कहूँगा कि ये जो मेरे सामने इस रूम की दीवार है ये इतने डिस्टेंस के ऊपर है, और इसी तरह मेरे लेफ्ट पे जो दीवार है ये इतने डिस्टेंस के ऊपर है. सो यूजुअली इज़ इन अ वेरी सिंपल वे, बिकॉज आई जस्ट वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस बेसिक कॉन्सेप्ट, जो कि अमूमन कन्फ्यूजन है जब हम पेपर में इसको ड्रॉ करते हैं या मैथमेटिकली चीज़ों को देखते हैं. तो यूजुअली स्टूडेंट्स इसको इमेजिन नहीं कर पाते कि ये क्या कॉन्सेप्ट है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का. कुछ भी नहीं, चीज़ों को देखने का एक अंदाज़ है, जैसा कि आप चीज़ों को डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं अपनी आंखों से. फिज़िकली बात कर रहा हूँ, इसका फ़िलोसफिकल मीनिंग नहीं है कि आप चीज़ों के बारे में क्या नज़रियात रखते हैं. बात देखने की है कि कहाँ से आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि डिस्टेंस मेजर कर सकें ओरिजिन से, विच इज़ वेयर यू आर सिटिंग. उस पॉइंट का डिस्टेंस, जैसे मैंने इस वॉल की एग्जांपल दी, आप किसी और चीज़ की अपने रूम में इर्द गिर्द जो चीज़ें देखें तो एक मखसूस डिस्टेंस के ऊपर होंगी आपसे. सो वो डिस्टेंस जो कि किसी भी पार्टिकल का आपसे है और आप देख रहे हैं, आप मेजर कर रहे हैं, वो आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से है, आपकी आंखों से है. कोई और आदमी अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, यानी कि अपनी आंखों से और अपनी पोजीशन से, जिसकी पोजीशन थोड़ी सी फ़र्क है आपकी पोजीशन से, अगर उसको मेजर करेगा तो वो डिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा. फॉर एग्जांपल, कोई इंसान अगर वॉल के या दीवार के ज़्यादा करीब खड़ा हो आपके पास ही, आपके रूम के अंदर ही, तो वो उस दीवार का डिस्टेंस जो मेजर करेगा वो कम होगा उससे जो आपने मेजर किया और आप अंदाज़ा लगा रहे हैं, क्योंकि उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफरेंट है आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से. उसकी पोजीशन उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डिफरेंट है, उसका ओरिजिन डिफरेंट है. इसलिए पार्टिकल के जो कोऑर्डिनेट्स हैं और जो पोजीशन वेक्टर है, दिस लार्जली डिपेंड्स अपॉन कि आप कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूज कर रहे हैं. गो के यहाँ पे इस किस्म की कैद नहीं है, क्योंकि हमने एक जनरल फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफाइन किया और एक जनरल कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे हैं. लेकिन ऑल दिस डिस्कशन वाज टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आप ज़रा इसको रियल लाइफ के तनाजुर में देख सकेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्या चीज़. खैर, we saw that in equation 5 that velocity is the function of x, y, z and t. 3 स्पेस कोऑर्डिनेट्स और एक टाइम कोऑर्डिनेट के ऊपर ये चीज़ डिपेंड कर रही है. यानी वेलोसिटी चेंज हो सकती है अगर कोई चेंज x के अंदर आए, कोई चेंज y के अंदर आए, z के अंदर आए, या टाइम के अंदर कोई चेंज आए. क्योंकि जो पार्टिकल है वो अपनी पोजीशन इन 3 कॉन्टेक्स्ट से, इन 3 एतबार से चेंज कर रहा है, एज वेल एज विद टाइम. नाउ इन शॉर्ट के अगर तो पार्टिकल एक्स डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेट करे, मूव करे, तब भी वेलोसिटी चेंज होगी. वाई डायरेक्शन के अंदर मूव करे तब भी वेलोसिटी चेंज होगी. एंड अगर जी डायरेक्शन में मूव करे तब भी वेलोसिटी चेंज होगी. एंड ऑब्वियसली फ्रॉम टाइम टू टाइम पार्टिकल चेंजेस इट्स पोजिशन. तो टाइम के लिहाज से भी पोजिशन वेक्टर में या पोजिशन ऑफ द पार्टिकल विल चेंज, एंड हेंस द वेलोसिटी of that particle will change. Now let us further assume that the Cartesian coordinate of v are u, v and w. हम कह देते हैं कि x component जो velocity का है उसको u का नाम दे दिया, जो y component है उसको v का नाम दे दिया, जो z component है उसको w का नाम दे दिया. तो we can simply write velocity as we have written in equation 6, that is ui plus vj plus wk, which is a notation to express a three-dimensional velocity field in the x, y and z directions. I will also like to mention कि अगर two-dimensional velocity है, यानी कि सिर्फ x और y पे dependent है, तो you can reduce this into say equation 5. ये जो equation 5 इस slide के अंदर आपको नजर आ रही है, you can reduce it as velocity is a function of x, y and t if it is not a function of z itself, and likewise for x and y and for t as well. यहाँ एक और कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है जो अगर आपके जहन में हो प्रीवियस लेक्चर से, कि अगर तो हम अनस्टेडी वेलोसिटी फील्ड ले रहे हैं तो ऑब्वियसली वेलोसिटी इस टाइप की है, और अगर तो एक स्टेडी फील्ड है यानी टाइम इंडिपेंडेंट है, पार्टिकल टाइम के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, तो फिर यहाँ पे इक्वेशन 5 के अंदर velocity will not be dependent upon time. So keep this thing in mind whenever we are discussing the steady flow. Velocity will not be a function of time. But these are obviously वो तमाम concept हैं जो इसके साथ जुड़े ज़रूर हैं, लेकिन precisely अभी हम 3-dimensional velocity field depending upon time as well
उस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं एंड वी वांट टू कैलकुलेट अ जनरलाइज्ड वेलोसिटी of a fluid particle at a particular point. So since position vector can be given as in the form of equation 7, that is xi plus yj plus zk, so we can write that if we differentiate the position vector r with respect to t, we can write it in the form of equation 8, which is dxi dx by dt in the I unit vector and dy by dt with j unit vector and dz by dt with k unit vector. इसी चीज़ को ज़हन में रखें और किसी भी आर्बिट्रेरी फंक्शन, किसी भी रैंडम फंक्शन जो कि x, y, z एंड t का फंक्शन हो, उसको अगर हम डेरिवेट करें तो ऑब्वियसली चेन रूल के तहत हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे, जो कि अमूमन कैलकुलस के अंदर इससे पहले आप करते आ चुके होंगे. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट विच यू आर ऑलरेडी आर फेमिलियर विद गिवन इन इक्वेशन 9. कोई जनरल फंक्शन अगर x, y, z एंड t का फंक्शन है, उसको टोटली डिफरेंशिएट करेंगे तो इट विल बी ऑफ दिस फॉर्म कि पार्शियल f बाय पार्शियल x इंटू डी एक्स बाई डी टी, देन पार्शियल f बाय पार्शियल y इंटू डी वाई बाई डी टी एंड पार्शियल f बाय पार्शियल z इंटू डी जी बाई डी टी प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू टाइम. इक्वेशन 9 में अपीयर होने वाली तमाम टर्म्स को अगर थोड़ा सा रीअरेंज करें, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको अगर आप सेपरेट कर लें एंड बाकी तमाम चीज़ों को थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखें तो यहाँ पे यू कैन सी हमने सिर्फ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू टाइम को अलग कर लिया और बाकी तमाम क्वांटिटीज़ को थोड़ा सा अलग करके लिखा. तो वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ डॉट प्रोडक्ट partial f by partial x I plus partial f by partial y j plus partial f by partial z k, dot product of this quantity with dx by dt I, dy by dt j and dz by dt k. अगर आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करें तो यू विल अगेन गेट इक्वेशन 9. नाउ इन तीनों क्वांटिटीज़ को ये जो इक्वेशन 10 के अंदर अपीयर हो रही हैं टाइम डेरिवेटिव को लेके, इसको अगर गौर से देखें तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू शुड बी एबल टू फिगर इट आउट कि एक टर्म, ये जो पार्शियल डेरिवेटिव्स वाली टर्म है, ये एक मखसूस तरह की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, जबकि जो कि कंप्लीट या टोटल डेरिवेटिव वाली टर्म है डी एक्स बाई डी टी, ये एक और तरह की टर्म को रिप्रेजेंट कर रही है. इफ़ यू आर एबल टू सी इट, it's very good. If you are not able to see it, then you can see it in the next slide. अगर इसको हम dr by dt को velocity कहा हमने previous slide के अंदर, तो equation 10 को थोड़ा सा rearrange किया तो we can write it in the form of partial f by partial t plus v dot del, which is an operator, you should be familiar with it, into f. और इन जनरल अगर इसको हम लिखें तो वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन 12, यानी कि कोई भी फंक्शन रैंडमली इफ इट इज़ अ फंक्शन ऑफ x, y, z एंड t, अगर आप इसका टोटल डेरिवेटिव कैलकुलेट करें विच इज़ डी बाई डी टी ऑफ f, देन इट इज़ से इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव प्लस डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड एन ऑपरेटर डेल्टा ऑपरेटेड ऑन f. चूँकि f कोई भी रैंडम फंक्शन था, हमने इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई. जनरली वी अज्यूम दैट एनी फंक्शन f इज़ अ फंक्शन ऑफ x, y, z एंड t, और उसके ऊपर ये तमाम ऑपरेशंस किए. सो वी कैन से दैट दिस रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर एनी फंक्शन बिकॉज f के ऊपर कोई पर्टिकुलर कंडीशन नहीं है. सो वी कैन जनरली राइट दैट टोटल डेरिवेटिव इज सम ऑफ two terms, that is d by dt is equal to partial by partial t plus v dot del. इस स्लाइड के अंदर इन क्वांटिटीज़ को अलग अलग कलर दे के लिखा गया ताकि आप इसको ये इस पॉइंट पे एनालाइज कर सकें और समझ सकें कि ये अलग अलग चीज़ें हैं और किस तरीके से कंबाइन इस रिलेशन के अंदर हुई हुई हैं. टोटल डेरिवेटिव को यानी d by dt को रेड कलर के अंदर यू कैन सी, and partial derivative in the green color, and then the dot product in the black color. So here the d by dt is a total or material rate of change. अभी तक आप जो कैलकुलेट करते आए d by dt, इसको हम टोटल या मटेरियल रेट ऑफ चेंज कह सकते हैं.
और सिर्फ कह ही नहीं सकते क्योंकि ये है टोटल चेंज है। आप इसको देखें अगर इक्वेशन 13 को, तो एक तरफ टोटल चेंज जिसको हमने नाम दिया टोटल चेंज का, एक तरफ वो टर्म है और दूसरी तरफ दो टर्म्स हैं, यानी दो तरह के चेंजेस को अगर हम कंसिडर करेंगे तब हमारे पास टोटल या कंप्लीट या मटेरियल रेट ऑफ चेंज यानी कि d/dt मिलेगा। अच्छा, राइट साइड पे ये जो ग्रीन में टर्म है, दिस इज द लोकल रेट ऑफ चेंज। इस डेरिवेटिव की इस फॉर्म को लोकल रेट ऑफ चेंज कहा जाता है, एंड द डॉट प्रोडक्ट टर्म highlighted in black is the particle or convective rate of change. So we can say that the total rate of change is the sum of local rate of change plus the convective rate of change. And if you are asked to prove that the total or material rate of change is equal to the sum of local and convective rate of change, so you can prove it through this procedure which we have done today here. ऑल्सो थोड़ा सा अगर इसके इन डेरिवेटिव्स के नॉमेनक्लेचर में जाएं यानी इनके नामों को देखें तो तब भी यू शुड बी एबल टू एनालाइज, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका यहाँ बिल्ड करना चाह रहा हूँ। वन इज द टोटल डेरिवेटिव, जो कि हमने ऑलरेडी आई टोल्ड यू के व्हाई इट इज कॉल्ड टोटल डेरिवेटिव, बिकॉज इट्स सम ऑफ दो तरह के चेंजेस को हम सम कर रहे हैं तो तब हमें एक टोटल चेंज मिल रहा है। वेयर इज पार्शियल बाय पार्शियल टी, इट रिप्रेजेंट्स द लोकल रेट ऑफ चेंज। व्हाट शुड इट मीन? आप अपने जहन के अंदर इसको सोचें, इसको लोकल रेट ऑफ चेंज क्यों कहा गया या इसका नाम ये क्यों है? बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पोजिशन। ये जो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, दिस ओनली मेजर्स द चेंज in the position or change in any quantity, any function with respect to time. So it only varies with respect to time. अगर कोई quantity time के लिहाज से change नहीं हो रही तो ये change zero हो जाएगा, ठीक है? So it has nothing to do with the coordinates. Hence it is called the local rate of change. जिस point के ऊपर भी ये मौजूद है, जिस पॉइंट के ऊपर भी पार्टिकल है, जिस पॉइंट के ऊपर भी आप चेंज मेजर कर रहे हैं, अगर टाइम के लिहाज से कोई चेंज हो रहा है तो ठीक, अदरवाइज कोई इसके अंदर चेंज नहीं है। सो इट इज लोकल रेट ऑफ चेंज। नाउ द लास्ट टर्म इज द कन्वेक्टिव रेट ऑफ चेंज व्हिच टेक्स इनटू अकाउंट द से कोऑर्डिनेट्स जिसको हमने स्टडी किया, क्योंकि शुरू से जब हमने कैटेगराइज किया चीज़ों को तो हमने देखा कि टाइम के लिहाज से भी चेंज हो सकती है और स्पेस कोऑर्डिनेट्स के लिहाज से भी चेंजिंग हो सकती है। सो बेसिकली अगर आप इसको थोड़ा क्लोजली देखें तो ये जो टोटल रेट है ये अभी भी इन्हीं दो क्लासिफिकेशंस को लेके चल रहा है कि टाइम के लिहाज से चेंज को अलग से मेजर किया जा रहा है और कोऑर्डिनेट्स के लिहाज से चेंज को अलग से हम कैटेगराइज कर रहे हैं इन द लोकल रेट एंड इन द कन्वेक्टिव रेट ऑफ चेंज। सो एक और चीज़, एडिटिव इक्वेशन 13 को देखें और इसको जहन में रखें कि इफ़ अ क्वांटिटी इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर टाइम के लिहाज से उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, यानी स्टेडी फ्लो को जो हमने डिस्कस किया या स्टडी क्वांटिटीज़ को या स्टडी फिनोमेना को हम डिस्कस करेंगे तो टाइम के लिहाज से उसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही। सो उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम और द लोकल रेट ऑफ चेंज विल बी जीरो। लाइकवाइज अगर कोऑर्डिनेट्स के लिहाज से कोई चेंजिंग नहीं आ रही और सिर्फ टाइम के लिहाज से चेंज हो रही हैं फ्लो की क्वांटिटीज़, तो ओनली पार्शियल बाय पार्शियल टी विल सर्वाइव एंड अदर थिंग्स विल नॉट बी नॉन जीरो। So the total rate of change is a combination of two types of changes which is given through equation 13, and at this point make it very clear to you what is the local rate of change and what is the convective rate of change of a particle, of a fluid or any function like that. Now again obviously in this slide the above result implies that the action of the operator d/dt on a function is same as the action of the operator partial by partial t plus v dot del. आप चाहे d/dt किसी फंक्शन का कैलकुलेट कर लें या पार्शियल और पार्शियल t प्लस v डॉट डेल किसी फंक्शन का कैलकुलेट कर लें, आपको एक ही चीज़ मिलेगी। जो आउटपुट होगा वो एक ही चीज़ होगी, एक ही फिजिकल क्वांटिटी होगी। और इट डिपेंड्स कि अगर आप डिस्टेंस को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यू विल गेट वेलोसिटी, एंड इफ यू आर कैलकुलेटिंग द डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी यू विल गेट एक्सेलरेशन एंड up to like that. So it's same, either you calculate d/dt or you go for partial or partial t plus v dot del. Okay, delta you should be familiar by now.
कैलकुलस के भी कुछ कोर्सेज के अंदर आपने ज़रूर इस ऑपरेटर को पढ़ा होगा। इट डलता है द नेबुला ऑपरेटर, और इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है पार्शियल बाय पार्शियल एक्स आई, पार्शियल बाय पार्शियल वाई जे, प्लस पार्शियल बाय पार्शियल जी इन द के डायरेक्शन। इसकी ऑपरेटर की अपनी सिग्निफिकेंस भी अपनी जगह पे है, और ये भी यहाँ पे ज़रूर मैं अपने स्टूडेंट्स को कहूँगा कि आप ज़रूर इसको एनालाइज ज़रूर करें कि ये ऑपरेटर जब किसी क्वांटिटी के ऊपर ऑपरेट करते हैं तो आउटपुट क्या है जी, क्या चीज़ है। एक और चीज़ यहाँ इसको ज़हन में रखें कि इट इज़ गिवन विद अ वेक्टर नोटेशन विद अ बार ओवर इट एंड इन आई जे एंड के फॉर्मेट। व्हाई इट इज़ सो, ऐसा क्यों है, और क्या जब इसको किसी क्वांटिटी के ऊपर ऑपरेट किया जाता है तो आउटपुट क्या होगा। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो एटलीस्ट यू शुड बी आस्किंग इफ़ यू आर नॉट फेमिलियर, एंड इफ़ यू आर फेमिलियर दैट इज़ गुड। कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और ऑपरेटर है जो कि स्केलर के ऊपर और वेक्टर्स के ऊपर भी ऑपरेट किया जा सकता है। एंड चेंज, इट इज़ क्लोजली एसोसिएटेड विद चेंज, एंड द आई component of it will tell you the change in a particular function in the x direction, and the y component will tell you the change in the y direction, and the z component will tell you the change in the z direction. And it वेरीज कि आप इसको किस तरीके से ऑपरेट करके किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं। जैसा कि इस केस के अंदर हमने v डॉट डेल इसका डॉट प्रोडक्ट वेलोसिटी के साथ लेके वी आर कैलकुलेटिंग दैट। सो मेक श्योर दिस इज अ की कॉन्सेप्ट। अगर आप रिसर्च करेंगे आगे इन फ्यूचर तो ये ऑपरेटर से आपकी जान नहीं छूटेगी, इससे बार बार आपका पाला पड़ता रहेगा। Now coming towards the concept which I said earlier, that this is the most important concept in the fluid mechanics, particularly for a starter, for a beginner like you people. This is very important. इस concept of viscosity के concept को ज़रूर बड़ा गौर से बड़ा डिटेल से एनालाइज करें और उसको समझें। And again don't hesitate to ask हमारे मॉडरेटर्स से अगर आपको कोई चीज़ विस्कोसिटी के लिहाज से कंफ्यूज करती है तो आस्क इट वंस ट्वाइस एंड थ्राइस, बट आस्क इट अगेन एंड अगेन, बिकॉज इस कॉन्सेप्ट के अंदर अगर कोई कमी रहेगी अंडरस्टैंडिंग के अंदर तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट कि आप आने वाली चीज़ों को, आने वाली कॉम्प्लेक्स चीज़ों को, आने वाली मुश्किल चीज़ों को सही से अंडरस्टैंड कर सकें। अगर तो सादा अल्फाज में और वेरी सिंपल वर्ड्स के अंदर विस्कोसिटी को एक्सप्लेन किया जाए तो विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ अ फ्लूइड टू इट्स मोशन। किसी भी फ्लूइड को अगर आप कोई फोर्स दे के उसको मूव कराएं तो कितनी रेजिस्टेंस वो ऑफर करता है उस मोशन को, उसको जब मेजर किया जाए तो वो विस्कोसिटी कहलाती है। इन अदर वर्ड्स यू कैन डिफाइन इट एज द विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड इज़ अ मेजर ऑफ इट्स रेजिस्टेंस टू शियर और एंगुलर डिफॉर्मेशन। एक और तरीके से एक और डेफिनेशन इसकी की जा सकती है, लाइक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड्स इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स एसोसिएटेड विद shearing deformation of fluid particles subjected to the action of applied forces। इनमें से कोई भी डेफिनेशन पिक कर लें, बड़े आम और सादा अल्फाज के अंदर तर्जुमा करके आप इसको समझ लें, लेकिन समझना ज़रूरी है। और अगर मज़ीद इसको डिटेल में देखना चाहें तो किसी भी फ्लूइड को एक बीकर के अंदर, एक बर्तन के अंदर लें एंड ट्राई टू से मूव इट यूजिंग एनी स्पून और एनी एनी स्टिक समथिंग को मूव करें। सारे फ्लूइड्स जो है वो स्पून से मूव करने वाले नहीं भी होते, सो उसको मूव करें तो यू विल सी फर्स्टली टेक वाटर इन अ बीकर एंड स्टेयर इट विद अ स्पून। उसको मूव करेंगे, उसके पैरेलल उसके बाद आप से हनी ले लें, शहद ले लें, उसको मूव कराएं एंड इस तरह डिफरेंट टाइप्स के फ्लूइड लें तो आप देखेंगे कि जब आप उसको मूव करा रहे हैं तो शायद वाटर में आपकी इतनी एनर्जी नहीं लग रही उसको मूव या रोटेट या स्टेयर करने में या उसको हिलाने में जितनी आपकी हनी में लगती है, जितनी आपकी शहद को मूव कराने में और उसको स्टेयर और रोटेट कराने में लगते हैं। यूजुअली आप अपने किचन के अंदर इस किस्म का काम करते रहते हैं, या शायद एक अंडे को मैश करने में, स्टीयर करने के अंदर जो एनर्जी लगती है वाटर के अंदर उतनी नहीं लग सकती। लाइकवाइज अगर आप कोई भी क्वांटिटी, कोई भी और किस्म का फ्लूइड उठा लें, से फॉर एक्सपेरिमेंट सॉर्ट ऑफ अ सेक,
take a milkshake, a glass full of milkshake and move the straw within that, तो वो और किस्म की एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी उसके अंदर लगेगी बनिस्बत वाटर को स्टीर करने के। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मुख्तलिफ जो किस्म के फ्लूइड्स हैं वो मोशन को अपोज मुख्तलिफ तरह से करते हैं। वाटर वेरी सिंपली आप उसको थोड़ी सी एनर्जी से उसको मूव करा सकते हैं बिकॉज इट ऑफर्स वेरी लेस रेजिस्टेंस टू द मोशन। इस पहली डेफिनेशन को देखें तो विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ फ्लूइड टू इट्स मोशन। तो जब आप उसको मूव करा रहे हैं, उसको मोशन दे रहे हैं, यू आर टेंडिंग इट टू मूव एंड टेंडिंग इट टू पुट इट इन मोशन, तो वो जो रेजिस्टेंस, वो जो अपोजिशन वो उस मोशन को दे रहा है वाटर के केस के अंदर वो कम है। जबकि हनी के केस के अंदर आपको एनर्जी ज़्यादा लग रही है उसको मूव कराने, इसका मतलब है कि उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है। लाइकवाइज अगर आप किसी और किस्म के फ्लूइड, जैसे कि आई टोल्ड यू, आप कॉमनली कहीं बैठते उठते एक मिल्क शेक के अंदर स्ट्रॉ को घुमाने लगे तो वो और तरीके से रोटेट करेगा, एनर्जी ज़्यादा उस पर सर्फ होगी। क्यों? क्योंकि दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ फ्लूइड इज अपोजिंग मोर रेजिस्टेंस टू द मोशन, वो मोशन को ज़्यादा अपोज कर रहा है बनिस्बत वाटर के और बनिस्बत दूसरी चीज़ों के। अच्छा, ये सिंपल क्लासिफिकेशन, तो ये जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है इसको विस्कोसिटी कहेंगे इन वेरी सिंपल वर्ड्स। ये जो चीज़ जिसकी वजह से हम पानी को बड़े आराम से मूव करा सकते हैं, स्टीयर करा सकते हैं, उसको एक बीकर के अंदर डाल के उसको से रोटेट कराया जा सकता है विद अ स्पून और अ स्ट्रॉ, और जबकि हनी को थोड़ा ज़्यादा एनर्जी लगा के हम स्टीयर करा सकते हैं और फिर भी वो कम्प्लीटली स्टीयर नहीं होता। इसका मतलब है कि वाटर कम रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है टू इट्स मोशन कंपेयर टू honey or compared to say a simple sort of a milkshake or anything else. So जो resistance कम है इसका मतलब है कि ये जो टर्म है, ये जो नाम है, ये जो viscosity की टर्मिनोलॉजी है, ये कम ऑफर हो रही है इन द केस ऑफ वाटर, एंड जहाँ पे ज़्यादा एनर्जी लग रही है उसको मूव कराने के लिए, इसका मतलब है कि वहाँ पे viscosity ज़्यादा है। ये perhaps now you are able to get this concept very well कि जब ऑपोजिशन ज़्यादा होगी और फ्लूइड को फ्लो होने से रोकने का काम जो ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब है कि फ्लूइड इज़ मोर विस्कस कंपेयर टू दी अदर्स। सो वाटर यहाँ पे इज़ लेस विस्कस कंपेयर टू other things which I discussed with you because it offers less resistance to its motion. And keep this example in your mind and now again go through this definition. The viscosity of a fluid is the resistance of a fluid to its motion. जितनी रेजिस्टेंस कोई फ्लूइड ऑफर करेगा मोशन के अगेंस्ट, मोशन के अकॉर्डिंगली, वो विस्कोसिटी कहलाएगी इन वेरी सिंपल वर्ड्स। और इसको अगर आप प्रैक्टिकली देखना चाहें तो इस एग्जांपल को ज़रूर ज़हन में रखें। अगर आप दो फ्लूइड्स को कंपेयर करना चाहें कि इनमें से किसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, कौन सा फ्लूइड ज़्यादा विस्कस है कंपेयर टू द अदर, तो आप ये सिंपल एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ऑब्वियसली देयर इज़ अनदर वे कि आप इसको एक्सपेरिमेंट करें, उसको बहा के, उसको फेंक के, तो आप जब उसको गिराएंगे उस बर्तन से तो इट विल फ्लो वेरी क्विकली। इंस्टेड कि अगर आप हनी का पूरा जार उलट दें तो तब भी वो एकदम से नहीं फॉल आउट कर जाएगा। इंस्टेड इट विल टेक सम टाइम टू गेट आउट ऑफ दैट जार in which it is contained, because honey is more a resistance to the flow or to the motion because it's more viscous. So after this long discussion, I think you should be very clear within your mind what viscosity is. At least at this point of time, I just want you to be very clear about what viscosity is. ये है क्या चीज़, कम से कम ये concept इस point के ऊपर आपको clear हो जाना चाहिए, क्योंकि इन प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ आई थिंक इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। और अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो ये तमाम तजर्बे आप करके देख सकते हैं, एंड देन कम बैक एंड लिसन टू दिस लेक्चर एंड यू विल से ओह या वी गॉट व्हाट ही सेड। नो we are just at this point of time we are interested in developing a relation. हम एक relationship, एक mathematical equation, एक mathematical relation develop करना चाहते हैं कि between the stress that we apply and the deformation that results due to the applied stress. So take a close look at this figure. एक ज्योमेट्रिकल फिगर ली है
यहाँ पे we have assumed that a part of fluid is trapped between two parallel plates. दो प्लेट्स हैं जी, रिप्रेजेंट किए हैं. जो अपर प्लेट है उसको ग्रीन रंग ग्रीन कलर के अंदर है. जो लोअर प्लेट है वी हैव रिप्रेजेंटेड दैट वन इन द ब्लैक कलर. जो लोअर प्लेट है दैट इज फिक्स्ड एंड द अपर प्लेट इज मूव्ड with a force delta f of x say from left to right. ये जो solid lines आप देख रहे हैं this represent the original या initial position of the fluid. तो lower plate is fixed, upper is moving, and you can see that the fluid element at time t has the position m, n, o and p, whereas जब हमने इसके ऊपर कोई stress apply की और कोई फोर्स लगाई तो अपर प्लेट मूव हुई विद अ वेलोसिटी डेल्टा यू. आई हैव रिप्रेजेंटेड दैट ऑन द राइट हैंड साइड दिस एंड यू कैन सी कि फोर्स लगाने से अपर प्लेट थोड़ी सी मूव हुई तो जो फ्लूइड ट्रैप था विद इन दीज टू प्लेट्स ऑल्सो डिफॉर्म्ड. उसने अपनी शेप थोड़ी सी चेंज की एंड नाउ द न्यू शेप इज एम प्राइम एन ओ and p prime. This is a deformed sort of a fluid and ये हो सकेगा अगर आप सिंपली किसी चीज़ को रख के अपने दो हाथों के अंदर और दो हथेलियों के बीच में भी रख के उसको थोड़ा सा टिल्ट करें, एक हाथ को फिक्स रख के थोड़ा सा टिल्ट करें तो यू विल सी कि जो भी चीज़ आपने अपने दो हाथों के बीच में रखी है वो ज़रूर थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाएगी जैसे जैसे आप अपना हाथ मूव करेंगे आगे की तरफ. सो जो प्लेट मूव हुई उसके साथ जो फ्लूइड था वो मूव कर गया और नई उसकी पोजीशन आई एट टाइम टी प्लस डेल्टा टी. उसके बाद कुछ लेबलिंग वी हैव डन. द एक्स एक्सिस इज टेकन अलोंग द लेंथ ऑफ दिस प्लेट्स एंड द वाई एक्सिस इज टेकन नॉर्मली. दोनों प्लेट्स के दरमियान के डिस्टेंस को हमने डेल्टा वाई कहा है और जो डिफॉर्मेशन हुई that is distance between m and m prime is named as delta L here, and the new position which the fluid has attained after time delta t is represented by m prime, n, o and p prime. It is due to the force delta f of x which we have applied in the x direction, and as a result of this force the upper plate has attained a velocity of delta u, and u इसलिए देखें इस टर्मिनोलॉजी को भी साथ साथ देखते जाएंगे. ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि यू जस्ट मेमोराइज इट एंड जस्ट ओके आई हैव डन इट. डेल्टा रिप्रेजेंट स्मॉल क्वांटिटी, f सबस्क्रिप्ट x, दिस मीन्स f ऑब्वियसली फॉर फोर्स एंड x यानी कि जो फोर्स है इसकी डायरेक्शन इन द x एक्सिस है. x एक्सिस के अंदर इसको हम फोर्स अप्लाई करें, वी आर मूविंग इट, ड्रैगिंग इट, एंड एज अ रिजल्ट जो चेंज आ रही है वेलोसिटी के अंदर, पहले तो ये स्टैटिक थी, वेलोसिटी जीरो थी, सो जो चेंज आ रही है दैट इज डेल्टा यू which is represented here. Now before continuing the analysis I'd like to describe one thing, that is the no slip condition. Well, the fluid directly in contact with the boundary has the same velocity as the boundary itself, that is there is no slip at the boundary. This is called the no slip condition. स्लिप का लफ्ज़ हमने कई दफ़ा सुना है, यूजुअली हम आम अपनी डेली लाइफ के अंदर भी इस लफ्ज़ को यूज़ करते हैं और ये यहाँ पे भी एग्जैक्टली उन्हीं मानों के अंदर यूज़ हो रहा है जैसा कि हम अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं कि देयर इज़ नो स्लिप, यानी फ्लूइड दैट इज़ अटैच्ड टू द बाउंड्री मूव्स विद द सेम वेलोसिटी एज द बाउंड्री. अगर बाउंड्री मूव कर रही है तो फ्लूइड भी उसी वेलोसिटी से मूव करेगा जिसके साथ बाउंड्री मूव कर रही है. यानी कि देयर इज़ नो स्लिप बिटवीन द फ्लूइड एंड द बाउंड्री. फ्लूइड और बाउंड्री के दरमियान कोई स्लिप नहीं है. और स्लिप कैसे होते हैं, कभी अगर आप सिंपली उसको देखें तो फ्लूइड जो कि क्लोजली अटैच्ड होगा विद बाउंड्री दैट विल मूव विद द बाउंड्री. देयर विल बी नो से रिलेटिव मोशन बिटवीन द फ्लूइड एंड द बाउंड्री, एंड इस किस्म की सिचुएशन को द नो स्लिप कंडीशन कहा जाता है. अमूमन अगर आप रिसर्च आर्टिकल्स वगैरह देखें तो उसके अंदर ये टर्मिनोलॉजी बाउंड्री कंडीशंस के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है. सो दिस इज़ द नो स्लिप कंडीशन, एंड व्हेन देयर इज़ रिलेटिव मोशन बिटवीन द फ्लूइड एंड द वेलोसिटी एंड द सॉलिड बाउंड्री वी से दैट देयर इज़ स्लिप बिटवीन द boundary and the fluid. In this case there is no slip between the fluid and the boundary, so
जैसा कि इन प्रीवियस फिगर यू सॉ कि जब वॉल और बाउंड्री अपर प्लेट मूव कर रही थी तो फ्लूइड अटैच्ड टू दैट बाउंड्री आल्सो मूव्ड विद दैट प्लेट. Now from figure 2 the shear stress applied to the fluid element is given by, अगर आप स्ट्रेस को मेजर करें तो फोर्स पर यूनिट एरिया और आप एरिया के ऊपर लिमिट लेंगे तो यू विल गेट dF subscript x over dA and area because it was in the y direction, so dF x over day, और इसको equation 1 का नाम दे दिया. Where delta AY is the area of the fluid element in contact with the plate. During the time interval delta t, the fluid element is deformed from position MNOP to M prime NOP prime. The rate of deformation of the fluid is given by the equation 2. Well, the deformation rate is the change delta d alpha by dt. जितना एंगल चेंज हो रहा है with respect to time तो उतना ही fluid deform होगा with respect to time. Now the distance delta L between the points M and N M prime is given by delta L, obviously distance formula. Simply we have used that distance is equal to velocity into time. So we can say that distance the fluid has covered in this time delta T is equal to say delta U, which was the velocity of the plate, into delta T, which was the time interval in which the plate has moved. So the equation 3 is simply a distance formula. Simply for small angles we can say that delta L is equal to delta Y into delta alpha as well. और यहाँ पे इस equation को derive करने के लिए we use the identity that S is equal to R theta for small angles. Making use of equation 3 and equation 4, दोनों को compare करके अगर लिखा जाए तो delta L चूँकि partial U by partial T के equal है और equation 4 के respect से delta L is equal to delta Y into delta alpha, तो हम इन दोनों क्वांटिटीज को इक्वेट कर सकते हैं. और इन अदर वर्ड्स थ्रू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी कैन राइट दैट डेल्टा अल्फा और डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा यू बाय डेल्टा वाई विच इज गिवन इन इक्वेशन 6. वेल टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स, बेसिकली डेल्टा को डेरिवेटिव के अंदर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो दोनों तरफ अगर लिमिट ली जाए तो अल्टीमेटली विल गेट दैट डी अल्फा बाई डी टी इज इक्वल टू डी यू बाई डी वाई. Now from 2 and 7 को अगर इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर दें तो डिफॉर्मेशन रेट और द shear रेट इज इक्वल टू डी यू बाई डी टी, यानी जो चेंज आ रही है फ्लूइड की पोजीशन के अंदर और जितना फ्लूइड डिफॉर्म हो रहा है उसको अगर मेजर किया जाए तो वो डी यू बाई डी वाई की इक्वल आएगा विच इज गिवन इन इक्वेशन 8. तो डिफॉर्मेशन रेट तो हमने मेजर कर लिया, दैट इज इक्वल टू डी यू बाई डी वाई. व्हाट वी वांट टू डू here by इस डिफॉर्मेशन रेट को कैलकुलेट करके हम क्या करना चाह रहे हैं. बेसिकली वी आर एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली वी आर ट्राइंग टू एस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन द डिफॉर्मेशन रेट एंड द shear stress applied. So for the न्यूटोनियन फ्लूइड्स, अब न्यूटोनियन फ्लूइड्स क्या है चलें आज उनको भी हम डिफाइन करेंगे. अभी तक के लिए ये देख लें कि न्यूटोनियन फ्लूइड्स के अंदर shear stress is directly proportional to द डिफॉर्मेशन रेट, और अगर इस प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट किया जाए तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो कि म्यू, ग्रीक लेटर म्यू हमने यूज किया गिवन इन इक्वेशन 9. वेल टाउ एक्स वाई ऑब्वियसली द टेंजेंशियल स्ट्रेस हेयर, एंड इन द प्रीवियस लेक्चर आई टोल्ड यू कि फर्स्ट सबस्क्रिप्ट किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है इसमें टाउ के लिहाज से, और वाई which is the second subscript ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है. म्यू हेयर इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. एंड अभी ये जो इक्वेशन 9 है दिस इज यूजुअली नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, और जो फ्लूइड्स इसको ओबे करते हैं यानी कि जिन फ्लूइड्स के अंदर shear stress is directly proportional to the deformation rate, वो तमाम फ्लूइड्स न्यूटोनियन फ्लूइड्स कहलाते हैं. we'll see for that perhaps in the next lecture. we'll study what are the Newtonian fluids in detail. Well, as I told you, mu is the constant of proportionality and is known as the absolute or dynamic viscosity. The SI units of mu are Pascal second, where Pascal is kilogram per meter second square. Examples of Newtonian fluids are water, air and gasoline. And there is another quantity represented by the Greek letter nu. I repeat, it's nu
usually students get confused what is the difference between a nu and a mu. So here it is written, it is a nu, and nu is the ratio of absolute viscosity mu to the density. Kinematic viscosity is the ratio of absolute viscosity to the density of the fluid. यानी अगर आप fluid की viscosity जो कि dynamic viscosity की ratio calculate करें with respect to the fluid's density, तो you'll get the kinematic viscosity. So here this mu is the dynamic viscosity of the fluid. This is mathematically represented form of the viscosity, and general concept is the same which I gave you previously. Now note that for gases viscosity increases with temperature, while for liquids viscosity decreases with temperature. ऐसा क्यों है? We'll discuss that in the next slide, but for the time being take a look at question 7. This is the form of Newton's law of viscosity, or say this is the form of deformation relation of stress with the deformation rate for a two-dimensional flow. A velocity field that is not one-dimensional, वो इस तरह की deformation rate और stress, shear stress के relation को follow करेगी. Also, viscosity is a strong function of time and mild function of pressure. Largely depend करती है velocity टेम्परेचर के ऊपर. टेम्परेचर वेरिएशन से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, असर पड़ता है विस्कोसिटी के ऊपर. विस्कोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज होती है, जैसे कि ऊपर आई टोल्ड यू कि गैसेस और लिक्विड्स के केस के अंदर फ़र्क बिहेवियर है दोनों का, एंड विल डिस्कस दैट इन डिटेल एज वेल. और प्रेशर भी इन्फ्लुएंस करता है विस्कोसिटी को. प्रेशर के चेंज करने से भी विस्कोसिटी चेंज हो सकती है, बट इन अ मिल्ड मैनर. Is a strong function of viscosity, is a strong function of temperature, and it's a mild function of pressure. Now what is the reason कि दोनों fluids हैं, gases भी fluids हैं, liquids भी fluids हैं, लेकिन फ़र्क क्या पड़ रहा है जी? फ़र्क क्या है दोनों के अंदर कि एक में टेम्परेचर इंक्रीज करने से विस्कोसिटी इंक्रीज होती है और दूसरे में डिक्रीज होती है. वेल, द रीजन फॉर द ऑपोजिट बिहेवियर ऑफ विस्कोसिटी फॉर टेम्परेचर वेरिएशन इन लिक्विड्स एंड गैसेस इज दैट इन गैसेस द रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन इज प्राइमरीली ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूलर मोमेंटम. Molecules from regions of high bulk velocity collide with molecules moving with lower bulk velocities and vice versa. These collisions transport momentum from one region of fluid to another. Since the random molecular motion increases with increasing temperature, viscosity also increases with temperature. Whereas in liquids, molecules are much more closely packed. Resistance to the deformation is primarily controlled by cohesive forces among molecules. These cohesive forces decrease with increasing temperature, and hence the viscosity of liquids decreases with temperature. अगर मज़ीद सादा अल्फाज में आपको समझाया जाए या समझाने के लिए कहा जाए, तो गैसेस के अंदर जो डिफॉर्मेशन है दैट इज़ ड्यू टू द कोल्यूशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स. तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे ये कोल्यूशन बढ़ते जाएंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल्स एंड द पार्टिकल्स विल गेट मोर एनर्जेटिक और रैपिडली मूव करेंगे ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, और ज़्यादा कोलाइड करना शुरू कर देंगे. सो कोल्यूशन ज़्यादा होंगे, इसका मतलब है कि डिफॉर्मेशन को रेजिस्टेंस ज़्यादा ऑफर हो रही है. सो एंड हेंस द विस्कोसिटी विल इंक्रीज विद टेम्परेचर इन गैसेस. वेयरएज इन लिक्विड्स में डिफॉर्मेशन या ऑपोजिशन या रेजिस्टेंस टू द फ्लो इज ऑफर्ड बेसिकली ड्यू टू द कोहेसिव फोर्सेस. कोहेसिव फोर्सेस आर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. सो जितनी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे उतनी ज़्यादा ऑपोजिशन, उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा कोई भी फ्लूइड मोशन को. आप अगर सॉलिड के केस में देखें तो मॉलिक्यूल्स आर स्ट्रांगली पैक्ड, जो कि शुरू में हमने डिस्कस किया, तो सॉलिड्स आर इवन मोर रेजिस्टेंट टू द मोशन इटसेल्फ. जबकि ये जो रेजिस्टेंस है लिक्विड्स के अंदर, ये जो कोहेसिव फोर्स है ये डिक्रीज करती है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर. जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे दिस कोहेसिव फोर्स, दिस अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स विल डिक्रीज, एंड हेंस फ्लूइड विल ऑफर लेस रेजिस्टेंस टू द फ्लो. यानी कि फ्लूइड विल से रिजल्ट इन लेसर viscous fluid.
when the temperature will be increased. So this is the reason basically कि क्यों gases के अंदर temperature increase करने से viscosity increase होती है, whereas in liquids increase in temperature results in a decrease in viscosity. In table 1 there are several type of viscosities for different type of fluids. I have here given the viscosity for hydrogen, for air, for gasoline, water, ethyl, alcohol, mercury, SAE30 oil and glycerine. इनकी dynamic viscosities and kinematic viscosities और उनकी ratio and these quantities are given, जो कि use हो सकती हैं और होती हैं different type of engineering calculations के अंदर. अगर graphical representation की तरफ जाया जाए तो the graphical representation of shear stress versus rate of deformation for a Newtonian fluid is a straight line which passes through the origin. The slope of the line gives the value of viscosity mu for the given fluid. Newton's law of viscosity जो कि हमने कहा जहाँ पे shear stress was directly proportional to the deformation rate, तो अगर उसको plot किया जाए यानी कि Newtonian fluids में stress और shear rate को प्लॉट किया जाए तो विल गेट अ स्ट्रेट लाइन मिलेगी क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड लीनियरली प्रोपोर्शनल है. जैसे जैसे शेयर रेट या डिफॉर्मेशन रेट इंक्रीज करेगा वैसे वैसे जो है वो स्ट्रेस इंक्रीज करेगी. और द अदर वे अराउंड और मोर अप्रोप्रिएट वे टू सी इट इज दैट एज द स्ट्रेस विल इंक्रीज so will the deformation rate. Hence the graph will be a straight line for a Newtonian fluid. I repeat, for a Newtonian fluid in which there is a linear relationship between the applied stress and the deformation rate. Now, what are the classification of fluids making use of the concept of viscosity? Detailed जो classification है वो हम next lecture में study ज़रूर करेंगे. अभी तक के लिए the simplest classification available of fluids making use of the concept of viscosity is that fluid is classified into two major branches. One is the real fluids and the other one is the ideal fluids. Well, the real or viscous fluids are all fluids for which we have non-zero viscosity. And the ideal or inviscid fluids are all fluids for which viscosity is equal to zero. तमाम वो fluids जिनके अंदर viscosity zero हो वो real ideal fluids कहलाते हैं. Take the name ideal case. Ideal case ऐसा जहाँ कोई friction नहीं है, कोई कुछ नहीं है. So चूँकि concept of viscosity is closely related to the concept of friction. So fluid के case के अंदर जो friction को viscosity कहा जाता है. खैर जिन फ्लूइड्स के अंदर विस्कोसिटी जीरो हो उनको आइडियल या इनविसिड फ्लूइड्स कहा जाएगा. इनविसिड एब्सेंट विस्कोसिटी एंड आइडियल फ्लूइड्स नहीं, ऑब्वियसली कि आइडियल केस है जिसके अंदर कोई एनर्जी लॉस नहीं है ड्यू टू विस्कोसिटी. एंड रियल फ्लूइड्स ऑब्वियसली नाम से अगर आप इन दोनों को देखें तो रियल वो जो हकीकत में एग्जिस्ट करते हैं और आइडियल वो you should be familiar with what an ideal is क्योंकि जो रियल लाइफ के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते. Well, note that all natural fluids including the synthetic fluids are real fluids. तमाम fluids जितने आपके हमारे इर्द गिर्द एग्जिस्ट करते हैं, जितने भी fluids का जिक्र हुआ वो तमाम real fluids हैं and exhibit viscosity effects क्योंकि उनमें viscosity non-zero है. An inviscid fluid is a fictitious fluid. एक सिर्फ ख्याली fluid है क्योंकि जैसा I said कि ideal चीज़ें exist नहीं किया करती. So the ideal fluid or the concept of ideal fluid is a fictitious concept. It is just imaginary concept to facilitate the beginners with the equation. हमेशा साइंसेस का तरीका कार यही होता है कि हम पहले simplest case को डिस्कस करके then we'll move on to real life phenomena. So यहाँ पे भी fluid mechanics के अंदर भी हम real life को बाद में डिस्कस करेंगे. पहले ideal cases को लेके चलते हैं और ideal cases के अंदर viscosity will be equal to zero. But in certain engineering applications हम viscosity के effects को
नेगलेक्ट ज़रूर कर देते हैं सम केसेस के अंदर. फॉर एग्जांपल अगर कुछ ज़्यादा एक्यूरेसी की या ज़्यादा प्रिसीजन की ज़रूरत नहीं है तो हम एयर को भी इनविसिड फ्लूइड लेते हैं, क्योंकि ये रेजिस्टेंस और इतनी विस्कोसिटी, इतनी ओपोजिशन उस टाइम तक नहीं ऑफर करती जब तक हम इसको बहुत लार्ज स्पीड से इसके अंदर से मूव ना करें. सो अंडर सम engineering applications, fluids show negligible viscosity effects and can be treated as inviscid fluids. कहने का मकसद ये कि सम केसेस के अंदर कुछ हालात व वाक़यात, कुछ किस्म के इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के अंदर, कुछ किस्म के फिनोमेना के अंदर फ्लूइड्स इतनी हैवी विस्कोसिटी या इतनी विस्कोसिटी इफेक्ट्स इतने डोमिनेंट नहीं होते, और उन केसेस के अंदर हम विस्कोसिटी को नेग्लिजिबल लेके फ्लूइड को एज अ आइडियल फ्लूइड ट्रीट करते हैं. बट इन जनरल और इन रियलिटी ओनली रियल फ्लूइड्स एग्जिस्ट and ideal fluid is just a concept for the understanding. Now at the end I'd like to summarize whatever we did today. Initially we went through the velocity of a fluid at a point, and we saw that how the total rate of change is associated with local and convective rate of change. Then we went through the all important concept of viscosity, which is viscosity of a fluid. हमने देखा कि viscosity है क्या चीज़ generally, and we discussed it कि कैसे एक ब्रीफ कॉन्सेप्ट आपको देने की कोशिश की कि आप एक सोच सकें कि व्हाट विस्कोसिटी इज़, और हम कैसे एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकते हैं बिटवीन द अप्लाइड स्ट्रेस and the deformation rate, and how the constant of proportionality appearing in that equation is the viscosity of the fluid. And then at the end we discussed the real and ideal fluids, what are real fluids and what are the ideal fluids. ये चीज़ डिस्कस की, and we saw that how ideal fluids are, say, a conceptual sort of a thing, whereas the real fluids are the one which actually exist in nature. And with this I'd like to take you towards today's quote, and it states that success is not an achievement, it's a habit. Usually जब भी हम कोई कामयाबी हासिल करते हैं और जब भी कोई कामयाबी हमें मिलती है तो हम उसको बड़ी अचीवमेंट समझ बैठते हैं. यूजुअली when I was a student myself and when I see my students now also, तो whenever we get some say we success, कोई कामयाबी मिलती है हमें, तो हम उसको बड़ी अचीवमेंट समझने लग पड़ते हैं. मेक श्योर, कीप इन माइंड कि कामयाबी कोई अचीवमेंट नहीं है, ये कोई मंजिल नहीं है, इट्स अ हैबिट. ट्राई टू मेक इट योर हैबिट. कामयाब होने की आदत बना लें. हर चीज़ के अंदर कोशिश करें कि जनाब जो इनपुट आपने दिया उस कामयाबी को हासिल करने के लिए उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, उसको अपनी रूटीन का, अपनी आदत का हिस्सा बना लें, तो जो आउटपुट है वो भी आपकी आदत का हिस्सा बन जाएगी. यू आर गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट. जो एक पर्टिकुलर कामयाबी हासिल करने के लिए आपने जो इनपुट्स दिए हैं, आपने जो टाइम लगाया है, आपने जो कंसंट्रेशन दी है, आपने जो सेक्रीफाइसेस किए हैं, अगर इन चीज़ों को आप पर्टिकुलरली अपनी हैबिट का हिस्सा, अपनी आदत का, अपनी एवरीडे लाइफ का हिस्सा बना लेंगे, तो ऑब्वियसली इसका जो आउटपुट है उन चीज़ों का, यानी कामयाबी, वो भी आपकी आदत का हिस्सा बन जाएगी. ट्राई टू मेक सक्सेस योर हैबिट, ताकि आप ज़िंदगी के हर फील्ड के अंदर कामयाब हों और अपनी सलाहियतें दिखा सकें. अल्लाह पाक आपको और आपके घर वालों को बहुत ज़्यादा आसानियाँ दे. मेक श्योर के टेक दिस lecture and revise it and rewrite it in your own words. See you in the next lecture. Until then, it's Allah Hafiz.